हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका राइज ऑफ रीजनल स्टेट यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय। यानी आज हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर तो नहीं होगा, हमारा एक टॉपिक आज क्लियर होगा जिसमें हम लोग मराठा एम्पायर को पढ़ेंगे, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो भी हमारे मराठा में जितने भी हमारे फेमस फेमस जो हमारे छत्रपति थे, जैसे शाहजी भोसले थे, छत्रपति शिवाजी थे, फिर संभाजी महाराज थे, फिर संभाजी महाराज के दो पुत्र हुए राजा राम द्वितीय और साहू जी। फिर उनके बारे में फिर हमारा वहां से साहू जी के बाद आपके पेशवा का पद स्टार्ट हो जाता है, जैसे बालाजी विश्वनाथ जो हमारे पहले पेशवा थे, फिर बाजीराव प्रथम थे जो कि द्वितीय पेशवा थे, जो बहुत ही फेमस पेशवा थे। फिर हमारे तीसरे पेशवा कौन थे, आपके बालाजी बाजीराव। तो आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो हमारा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। फिर हमारा दूसरा कब हुआ था, 1803 से 1806 तक। और फिर हमारा तीसरा कब हुआ था, आपका 1817 से लेकर 1818 तक चला था। तो आज तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य को पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने रीजनल स्टेट के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि ये हमारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब होता है, यानी ये कब अस्तित्व में आते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे मुगल्स का डिक्लाइन होता है, यानी मुगल जब अपने अंतिम चरण में होते हैं, तो उसी के समय पर क्या होता है कि हमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोग लेटर मुगल पीरियड को पढ़ते हो, जो कि हमारा 1707 से लेकर 1857 तक देखने को मिलता है, यानी उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में जितने भी हमारे मुगल वंश के शासक थे, वो बहुत ही क्या थे, वीक थे, यानी कमजोर थे। वह बस अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, स्ट्रगल करते रहते थे। उन्हें आसपास के किसी भी क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा है कि क्या आ रहा, थोड़ा सा भी मतलब नहीं था। तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि जो हमारे लेटर मुगल पीरियड के जो भी हमारे शासक थे, उनको थोड़ा सा आपको याद कर लेना होगा, ताकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये काम में आता है। तो सबसे पहले हमारे उत्तर मुगल काल के जो पहले शासक हुए थे, वह कौन थे, आपके बहादुर शाह प्रथम थे। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब वो तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपके कौन थे, बहादुर शाह प्रथम थे। फिर आपके दूसरे कौन थे, जहादार शाह थे। फिर आपके तीसरे नंबर पर फर्रुखशियर आ जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे आपके रीजनल स्टेट में, जैसे मराठा हो गया, आपका मैसूर राज्य हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सभी राजा मतलब इन सभी राज्यों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इन सभी ना किसी मुगल वंश के मतलब जो राजा थे उनका जिक्र आ जाएगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे उत्तर मुगल काल के शासक कौन थे, तो बहादुर शाह थे। बहादुर शाह के बाद कौन आते हैं, आपके जहादार शाह आते हैं। जहादार शाह, अभी हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक से कैसे याद करना है। सेकंड पे हमारे जहादार शाह थे। फिर आपके जहादार शाह के बाद कौन आ जाते हैं, आपके फर्रुखशियर आ जाते हैं। फर्रुखशियर के बाद आपके मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय। फिर हमारे अकबर सेकंड। फिर हमारे जो लास्ट मुगल जो वंश के जो शासक थे, वह कौन थे, बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसको अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए ट्रिक क्या है कि पहला कौन से हमारे शासक है, बहादुर शाह है। तो ट्रिक क्या हमारा हो गया कि थे बहादुर, हमने क्या कहा, थे बहादुर, परंतु जहां भी गए, जैसे क्या हो गया, जहादार शाह हो गया, परंतु जहां भी गए फिर कुछ ऐसा उन्होंने किया, फ से क्या हो गया, फर्रुखसियर हो गया। फिर कुछ ऐसा उन्होंने किया कि फिर वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मुंह का मतलब क्या हो गया, मोहम्मद शाह हो गया। और फिर आपको यहाँ से तो याद करने में आसानी होगी, जैसे अहमद शाह पर अटैक भी करता है हमारा अहमद शाह अब्दाली, तो वैसे उसको याद कर लेंगे। फिर हमारे अहमद शाह के बाद आपका आलमगीर आता है, फिर शाह आलम द्वितीय आता है, फिर अकबर द्वितीय आता है, फिर बहादुर शाह जफर आता है। तो ये आपको पता चल गया, हमने क्या कहा, थे बहादुर, यानी बस से बहादुर शाह जफर, यानी थे बहादुर जहां भी गए, देखो थे बहादुर जहां भी गए, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसे आपको याद करना है, थे बहादुर यानी बस से बहादुर, जहां भी गए लेकिन कुछ हुआ फिर ऐसा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह आपके मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो इतने सारे शासकों के बारे में आपको नाम याद रख लेना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने रीजनल स्टेट पे।
तो जब हम लोग रीजनल स्टेट पे आते हैं, तो जो आपके रीजनल स्टेट होते हैं, हमने आपको बता दिया कि इनका ये कब इवॉल्व होते हैं। तो मुगल्स के डिक्लाइन के बाद आपके रीजनल जो हमारे स्टेट होते हैं वह क्या होते हैं, आपके इवॉल्व होते हैं, यानी वह डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं। तो हम लोग जब रीजनल स्टेट को पढ़ते हैं तो उसको भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी उनका मतलब कि वह 3 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटते हैं? तो सबसे पहले हम लोग रीजनल स्टेट में क्या पढ़ेंगे, आपके पढ़ेंगे हम लोग क्या, इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में, यानी ऐसे क्षेत्रीय राज्य जो कि क्या थे, स्वतंत्र थे। फिर हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, आपके सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी राज्य। सब आपके स्पेक्ट्रम बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड क्या पढ़ेंगे, आपके न्यू स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग क्या आ जाते हैं, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में जान लेते हैं, यानी स्वतंत्र राज्य कौन थे। जैसे आपके मैसूर हो गए, राजपूत हो गए, केरला हो गए, ये सारे क्या थे, आपके स्वतंत्र राज्य थे। तो स्वतंत्र राज्य कौन थे, तो ये ऐसे राज्य थे जो कि कभी भी हमारे मुगल्स के कंट्रोल में थे ही नहीं। यानी जैसे आपका मैसूर हो गया, राजपूत हो गया, केरला हो गया, ये ऐसे राज्य थे जो कि कभी भी आपके मुगल्स के कंट्रोल में नहीं थे। जिसका कारण क्या था कि ये काफी क्या थे, ये जो आपके मैसूर और जो आपके केरला राज्य है, यह हमारे मुगल साम्राज्य से क्या थे, काफी दूर थे। यानी यह भौगोलिक रूप से क्या थे, बहुत ज्यादा दूर थे। आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमारे मैसूर, केरला और राजपूत 3 ऐसे राज्य थे जो कि कभी भी हमारे मुगल्स के कंट्रोल में नहीं थे। जिसका कारण क्या था कि ये फिजिकली रूप से क्या थे, बहुत ज्यादा दूर थे। और दूसरा कारण क्या था कि जो आपके मैसूर और जो आपके राजपूत स्टेट थे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर इनसे मुगल कुछ इनसे वॉर करते भी तो उनको फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब हमारे 1707 के बाद हमारे ऐसे मुगल जो वंश के राजा थे वो महान बच नहीं गए थे। औरंगजेब के बाद सारे क्या कर रहे थे, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनके पास वैसा उतना धन नहीं था, सेना नहीं था कि ये ऐसे मजबूत राज्यों से लड़ सके, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी इंडिपेंडेंट स्टेट कौन हो गए, ऐसे स्टेट जो कि हमारे मुगल्स के कंट्रोल में कभी नहीं रहे हैं। फिर हमने सेकंड क्या कहा, आपको सक्सेसर स्टेट के बारे में पढ़ना, यानी उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे राज्य थे जो कि हमारे, हमने क्या कहा, जो आपके उत्तराधिकारी राज्य कौन थे, ये ऐसे राज्य थे जो कि मुगल्स के कंट्रोल में आते थे और अभी भी आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपनी स्वायत्ता का यानी अपनी एटोनॉमी का फुल अपना यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यानी जैसे हमारे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद था, ये ऐसे राज्य थे जो कि हमारे मुगल के अंतर्गत आते थे और अभी भी आते हैं। लेकिन ये जो अपना निर्णय है और किसी व्यक्ति का नियुक्ति करना है तो ये अपने मन से करते थे, ठीक है। तो आपको सक्सेसर स्टेट समझ में आ गया, अवध, बंगाल, हैदराबाद। अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यू स्टेट पर। न्यू स्टेट यानी नए राज्य, न्यू स्टेट यानी नए राज्य। तो आपके न्यू स्टेट में कौन थे, मराठा थे, जाट थे। यानी न्यू स्टेट थे नहीं, बने। न्यू का मतलब ही क्या होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो नया नया आता है। तो ये ऐसे स्टेट थे जो कि अस्तित्व में नहीं थे, ये बने थे। जैसे अगर हम आपके मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे शाहजी भोसले के समय से होता है। तो जो आपके शाहजी भोसले थे उनके पास एक पूना की छोटी सी जागीरदारी थी और उनके पास क्या थे, कुछ घोड़ा थे और कुछ सेना थे, जिससे वह क्या करते थे, मुगलों पर लेके जाके मतलब मुगलों पर अटैक किया करते थे। फिर पूना की जागीरदारी से ही वो जो जागीरदारी थी वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलता है। फिर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वह पूना की जागीरदारी को एक्सपैंड करते हैं, यानी बड़ा करते हैं। और फिर क्या करते हैं, हमारे मराठा एम्पायर का क्या करते हैं, मतलब उसका फॉर्मेशन करते हैं या उसका निर्माण मतलब उसकी स्थापना करते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो फिर हमारे सेकंड कौन आ जाते हैं, जाट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, राइज ऑफ रीजनल स्टेट में हमने आपको बता दिया। इसे हम लोग 3 कैटेगरी में बात के पढ़ेंगे जो कि आपके स्पेक्ट्रम बुक में दिया है। पहला हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ेंगे, दूसरा सक्सेसर स्टेट पढ़ेंगे, तीसरा हमारा न्यू स्टेट होगा। तो ये आपको बातें तो समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट स्टेट में हम लोग मैसूर को पढ़ेंगे, राजपूत को पढ़ेंगे, केरला को पढ़ेंगे। फिर हम लोग आपके सक्सेसर स्टेट में अवध, बंगाल, हैदराबाद। और फिर हम लोग न्यू स्टेट में आपके मराठा, जाट को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मराठा स्टेट पे। सबसे पहले हम लोग न्यू स्टेट को स्टार्ट करते हैं, मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके मैसूर को पढ़ेंगे। और ये जो तीनों अवध, बंगाल, हैदराबाद है, इसको हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही इसका क्लास लेके
खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग मराठा को स्टार्ट करते हैं और मराठा से जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मतलब बने हैं और बनने की संभावना है वहीं से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज ये मराठा एम्पायर पर। तो जब हम लोग मराठा एम्पायर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या बता दें कि इसमें हम लोग किस किस राजा के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग राजाओं का नाम लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमारे शाहजी भोसले के बाद हमारे छत्रपति शिवाजी आएंगे, छत्रपति शिवाजी के बाद उनका बेटा आएगा, फिर उनका बेटा, ऐसे ऐसे करके कौन कौन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मराठा राजाओं का नाम लिख लेते हैं। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य में सबसे पहले आपके कौन आते हैं तो उनका नाम लिखते हैं। तो आपके जो सबसे पहले आते हैं वह कौन आते हैं, आपके शाहजी भोसले आते हैं। शाहजी, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। ठीक है, फिर हमारे शाहजी भोसले के बाद आपके कौन आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं। छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। ठीक है, ये कौन थे तो हमारे शाहजी भोसले के क्या थे, पुत्र थे। फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कौन आएगा तो इनका पुत्र आएगा। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इनका पुत्र आएगा। तो चलिए इनके पुत्र के बाद नाम को लिख लेते हैं। हमारे कौन आ जाएंगे तो आपके संभाजी महाराज आ जाएंगे। संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। अब ये जो हमारे संभाजी महाराज थे इनके हमें दो पुत्र देखने को मिलते। तो आपके संभाजी महाराज के कौन कौन से दो पुत्र थे तो हमारा सबसे पहला पुत्र कौन था आपका, राजा राम, राजा राम द्वितीय था। फिर कौन थे आपके साहू जी, साहू जी। अब हमारे साहू जी के बाद ही क्या होता है आपके पेशवा का पद स्टार्ट होता है। यहीं से क्या होता है कि जो हमारे पेशवा का पद होता है बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। क्यों हो जाता है आपके साहू जी के बाद पेशवा का पद फेमस, उसे हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो हमारे साहू जी के बाद क्या आ जाता है आपके पेशवा का पद आ जाता है। यानी पेशवा किसे कहते थे, यह एक तरह का पीएम का पद हुआ करता था। ठीक है, तो हमारे पेशवा में सबसे जो मतलब जो सबसे फेमस पेशवा हुए, मतलब फेमस तो सारे थे लेकिन जो पहले पेशवा थे उनका नाम क्या था आपका, बालाजी बाजीराव, नहीं बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ। फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद हमारे कौन से पेशवा आ जाते हैं तो आपके बाजीराव प्रथम आते हैं। बाजी राव प्रथम आते हैं, बाजीराव प्रथम आते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद हमारे कौन पेशवा आ जाते हैं तो बालाजी बाजीराव। इनमें से बालाजी निकाल लेना है और इसमें से बाजीराव निकाल लेना है। फिर हमारे तीसरे पेशवा का नाम निकल जाएगा तो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजी राव। ठीक है, तो ये सारे छत्रपति, फिर हमने पेशवा का नाम देख लिया कि कौन कौन से हमारे छत्रपति थे और फिर हमें कौन कौन से पेशवा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपके शाहजी भोसले के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के हमारे दो पुत्र थे जिनका नाम क्या था, राजा राम द्वितीय, फिर एक साहू जी था। फिर हमने कहा कि आपके साहू जी के बाद आपके पेशवा का पद क्या हो जाता है, थोड़ा सा फेमस हो जाता है। तो हमने कहा कि आपके पहले पेशवा कौन थे तो पहले पेशवा थे आपके बालाजी विश्वनाथ। फिर हमने कहा आपके द्वितीय पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम थे। फिर आपके तीसरे पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव थे। और भी आपके पेशवा का नाम है लेकिन जो फेमस पेशवा है उन्हीं का हमने नाम लिखा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मराठा साम्राज्य में और अपने शाहजी भोसले के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए अपना मराठा, मराठा एम्पायर। जिसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे तो अपने शाहजी भोसले के बारे में पढ़ेंगे। शाहजी भोसले जो कि हमारे कौन थे, वहीं से क्या होता है आपके मराठा साम्राज्य का शुरुआत होता है। शाहजी
शहाजी भोसले। अब इनके बारे में हम बस कहानी बताते जाएंगे और आपको कहानी सुन के क्या करना है, चीजों को याद करना है, क्योंकि जो हिस्ट्री है बस ज्यादा टफ नहीं होता है। जो हम कहानी बताएंगे आपको सुनते रहना है और याद करते रहना। अब इसमें टेंशन क्या लेना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो आपके शहाजी भोसले थे, अब इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके मराठा साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारे शाहजी भोसले के समय से ही शुरुआत होती है। तो जो आपके शाहजी भोसले थे, इन्हें पूना की जागीरदारी मिला था। पूना की जागीरदारी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे महाराष्ट्र में क्या है, पूना है, तो ये हमारे पुणे का क्षेत्र हो गया। तो पूना की जागीरदारी जब हमने कहा, तो ये पूना मान लीजिए क्षेत्र हो गया। तो पूना का जो मतलब पूना में जितने भी सारे हमारे टैक्स हुआ करते थे, पूना का टैक्स क्या करते थे, यह वसूला करते थे। तो उन्हीं को हमने क्या कहा कि जो हमारे शाहजी भोसले थे, इन्हें पुणे की जागीरदारी मिली थी। और यह पुणे की जागीरदारी के साथ ही क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। और फिर जो हमारे शाहजी भोसले थे, यह हमारे अहमदनगर और बीजापुर के जो शासक थे, वहां पर भी इन्होंने क्या किया था, अपनी सेवा को दिया था। आपको बता दें कि जो हमारे, आपने एक बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। तो जो हमारा दक्षिण में स्थित बहमनी साम्राज्य था, वह क्या होता है, फिर हमारे 5 छोटे छोटे वंशों में क्या होता है, बट जाता है। जिसमें से उसी में से एक क्या था, हमारा बीजापुर था, और दूसरा क्या था, हमारा अहमदनगर था। तो 5 छोटे छोटे कौन थे, 5 आपके छोटे छोटे कौन थे, यहाँ पर तो हमारा क्या था, आपका अहमदनगर था, अहमदनगर था। और फिर हमारा ऊपर में क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका मान लीजिए बरार आ जाता है, बरार आ जाता है। फिर इसके नीचे क्या आ जाता है, बिदर आ जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे वंशों का नाम लिखवा रहे हैं, जो कि क्या हुए थे, हमारे बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद बने थे। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, बिदर आ जाता है। फिर यहीं पर क्या आता है, आपका बीजापुर आ जाता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे बीजापुर है, बीजापुर है। फिर आपके इस रीजन में आपका आ जाता है गोलकुंडा आ जाता है, गोलकुंडा, गोलकुंडा आ जाता है। तो हमने क्या कहा आपको, तो हमने बता दिया कि जो आपके बहमनी साम्राज्य थे, वह क्या होते, 5 छोटे छोटे वंशों में टूट जाते। जिसमें से आपका पहला क्या था, अहमदनगर था, दूसरा हमने बरार बताया, फिर बिदर बताया, फिर बीजापुर बताया, फिर हमने आपको गोलकुंडा बताया। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे शाहजी भोसले थे, वह हमारे बीजापुर, ये हमारा हो गया बीजापुर, और हमारे अहमदनगर के जो हमारे शासक थे, वहां पर वो क्या किए थे, अपनी सेवा दिए थे, यानी वहां पे वो अपना काम किए थे। तो हमने ये बात बताया आपको, ठीक है। और पहली बात हमने क्या बताया कि इन्हें पूना की जागीरदारी मिली थी, और पूना की जागीरदारी के साथ ही क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को एक्सपैंड करते हैं, यानी मतलब विस्तारित करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अब ये बात हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनके बारे में कि इन्हें पूना की जागीरदारी मिला था, इन्हें पूना की जागीरदारी मिला था, जागीरदारी मिला था। जो की पॉइंट से बस हम उसी को लिखवा रहे हैं, ठीक है। और जो हमने कहानी बताया वो तो आपको याद ही रखना है। फिर हमने क्या किया, क्या कहा कि यह अहमदनगर और बीजापुर के शासकों को यहाँ इन्होंने क्या किया था, अपनी सेवाएं दिया था। तो यह अहमदनगर, अहमदनगर तथा बीजापुर के शासकों के यहाँ अपनी सेवा दिया था, कि यहाँ अपनी सेवा दिए थे, अपनी सेवा दिए थे, सेवा दिए थे। बस इनके बारे में इतना ही बात जानना है। तो अब हमने क्या कहा कि जो हमारे शाहजी भोसले थे, अब इनके बारे में हमने बस जो लिखवाया, बस उसी के बारे में आपको जानना है कि इन्हें पूना की जागीरदारी मिला था, और ये जो थे आपके अहमदनगर तथा बीजापुर के शासकों के यहाँ अपनी सेवा दिए थे। अब पूना की जागीरदारी के साथ, पूना की जागीरदारी ही अब इनके बाद किसे मिल जाती है, तो इनके पुत्र हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल जाता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज है, वही आपके मराठा साम्राज्य के बहुत फेमस क्या थे, छत्रपति थे। तो उन्हीं के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी
महाराज। आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके पूना में हुआ था। इनका अगर हम जन्म स्थान लिख दे, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जो कि जरूरी है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके पूना में हुआ था। पूना में हुआ था। कब हुआ था? तो आपके 1630 ईस्वी में हुआ था। 1630 ईस्वी में हुआ था। और इनके माता का नाम क्या था? पिता का तो नाम आपको पता चल गया, शाहजी भोसले नाम था। और इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम आपसे कोई अगर पूछ दे तो इनके माता का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई, ठीक है। और इनके दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का भी नाम लिख देते हैं। दादाजी का नाम क्या था? कोंड देव। अब बस हम इनके बारे में जानकारी देके आपको इनके बारे में जो भी इनकी उपलब्धियां थी उसे बताते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, 1630 में हुआ था। फिर हमने कहा कि इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई नाम था। और इनके दादा का नाम क्या था? कोंडदेव था। क्योंकि इन्हीं के देख रेख में इनका क्या हुआ था? पालन पोषण हुआ था, इसलिए हमने इनका क्या कर दिया? आपको नाम बता दिया। तो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, अब 1630 में इनका जन्म हो गया। और हमने बताया कि पूना की जागीरदारी इनके पिता से अब इन्हें मिल जाती है। तो वह क्या करते हैं? अब पूना की जागीरदारी को क्या करते हैं? विस्तारित करते हैं। और यह क्या करते हैं कि अब मराठा साम्राज्य को स्थापित करने की ओर यह क्या करते हैं? अपना मतलब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? यह अपना पहला सैन्य अभियान कब चलाते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पहला सैन्य अभियान कब चलाया था? तो इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान 1646 में चलाया था। किसके विरुद्ध? तो बीजापुर के शासक के विरुद्ध इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान चलाया था। और इन्होंने तोरण का किला क्या कर लिया था? जीत लिया था। तो इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान कब चलाया? यहाँ पे लिख लीजिए। इन्होंने अपना इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान अपना पहला सैन्य अभियान कब चलाया था? तो 1646 में इन्होंने क्या किया था? चलाया था। यहाँ पे लिख लीजिए 1646। किसके विरुद्ध चलाया था? तो बीजापुर के शासक के विरुद्ध चलाया था। और उन्होंने क्या किया था? और उस समय उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे तोरण का किला था, तोरण के किला को उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए बीजापुर के शासक के विरुद्ध, बीजापुर के शासक के विरुद्ध, बीजापुर के शासक के विरुद्ध इन्होंने चलाया अपना पहला अभियान। और उस समय क्या करते हैं? यह जो तोरण का किला था, तोरण के किला को क्या करते हैं? जीत लेते हैं। तोरण के किला को जीत लिया। तोरण के किला को क्या किया? इन्होंने जीत लिया। तो अब ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारे शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान कब चलाया? तो 1646 में चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? तो हमारे बीजापुर के शासक के विरुद्ध चलाया। और यह क्या करते हैं? जब बीजापुर के शासक के विरुद्ध अपना पहला सैन्य अभियान चलाते हैं तो इन्होंने पहले ही सैन्य अभियान में क्या किया कि जो हमारे तोरण का किला था, हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत से ऐसे किला देखने को मिलते हैं, तो जो तोरण का किला था इन्होंने क्या कर लिया? उससे जीत लिया। ठीक है। तो पहला सैन्य अभियान कब चला? 1646 में। अब हम लोग इनके आगे जो भी हमारे युद्ध होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो अब अगला युद्ध होगा वह कब होगा? हमारा 1600 कब होगा? आपके 59 में होगा। तो अगला जो वॉर होगा, देखिए फिर 1659 में यह क्या करते हैं? प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ते हैं। अब ये प्रतापगढ़ का युद्ध क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। प्रतापगढ़ का युद्ध, तो ये जो आपके प्रतापगढ़ का युद्ध था, तो होता क्या है कि जब ये 1646 में क्या करते हैं? बीजापुर के शासक को पराजित कर देते हैं और तोरण का किला जीत लेते हैं। तो फिर 1659 में जो बीजापुर के शासक थे वह अपना एक सेनापति भेजते हैं जिनका नाम क्या था? अफजल खान। वह क्या करते हैं? हमारे
छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध क्या करते हैं, अफजल खान को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। लेकिन जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो अफजल खान को भी क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं और अपने शेर के पंजे से क्या करते हैं, अफजल खान को धोखे से मार देते हैं। तो यह क्या हो जाता है कि जो आपके 1600 यानी 1659 का युद्ध था, जो कि प्रतापगढ़ का युद्ध था, यह भी युद्ध क्या करते हैं, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वह क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो इसमें भेजा किसने था, तो आपके बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक का नाम क्या था, तो आदिल शाह नाम था। बीजापुर के शासक का अगर नाम कोई पूछ दे आपसे तो उसका नाम क्या था, आदिल शाह। ये आदिल शाह ने किसको भेजा था युद्ध करने के लिए, हमारे छत्रपति शिवाजी के महाराज, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध। तो इस आदिल शाह ने किसको भेजा था, अफजल खान को भेजा था, अफजल खान को, अफजल खां को भेजा था, अफजल खां को भेजा छत्रपति शिवाजी के महाराज युद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, अब हम महाराज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए। तो ये बात आपको पता चल गया कि हमारा 1659 में आपके प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, किसके बीच में, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में, और किसके बीच में, आपके अफजल खान के बीच में होता है। ये आपका अफजल खान कौन था, तो यह हमारे बीजापुर के शासक, यानी उनका नाम क्या था, आदिल शाह। आदिल शाह का क्या था, मतलब सेनापति था, ठीक है। लेकिन जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वह क्या करते, अफजल खान को अपने सेना के आपके अपने शेर के पंजे से क्या करते हैं, उसे मार देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वह आपके 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध को भी क्या करते हैं, जीत जाते हैं। तो प्रतापगढ़ का युद्ध आपको पता चल गया। अब जो हमारा 1660 में जो युद्ध आता है, वो युद्ध तो उसका नाम नहीं है, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 1660 में कहानी क्या होता है उसे जानते हैं। 1660, तो आपके 1660 में क्या होता है कि अब जो आपका औरंगजेब था, औरंगजेब अभी रूल कर रहा था, तो औरंगजेब देख रहा था कि ये जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है यह क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, यह शक्तिशाली होते जा रहे हैं और यह क्या कर रहे हैं, क्षेत्रों पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो हमारे जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि जो हमारे दक्कन के मुगल गवर्नर थे उनका नाम क्या था, शाइस्ता खान था। तो हमारे औरंगजेब ने क्या किया, यहाँ पे लिखो, औरंगजेब ने क्या किया, दक्कन के मुगल गवर्नर, यानी मुगल्स क्या करते थे, हर जगह अपना गवर्नर क्या करते थे, नियुक्त किया करते थे। तो उसी तरह उसने क्या किया था, अपने दक्कन में क्या किया था, एक मुगल को यानी उसने गवर्नर बनाया था। तो दक्कन के मुगल गवर्नर, दक्कन के मुगल गवर्नर जिनका नाम क्या था, शाइस्ता खान था, जिनका नाम क्या था, शाइस्ता खान। तो दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को इसने क्या किया, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा। इनको कहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो आपका शाइस्ता खान था अब यह कहाँ आएगा, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास क्या करने के लिए आएगा, युद्ध करने के लिए आएगा। छत्रपति शिवाजी से क्या करने आएगा, तो वॉर करने के लिए आएगा। तो जब 1660 में क्या होता है, जब आपका औरंगजेब क्या करता है, दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को क्या करता है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजता है। तो होता क्या है कि जो शुरुआती दौर था युद्ध का, उसमें हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हें मुगल सेना का क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मुगल सेना से हार का सामना करना पड़ता है। यानी हमने कहा
क्या कहा कि 1660 में जब औरंगजेब ने दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा हमारे छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, तो युद्ध के शुरुआती दौर में क्या होता है कि हमारे शिवाजी महाराज को क्या करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो आपका युद्ध था यह क्या होता है आपके 1663 तक क्या होता है, जारी रहता है। यानी 1663 तक क्या था, यह जारी था। लेकिन जैसे फिर 1663 आता है तो 1663 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते हैं, जो शाइस्ता खां था इसे घायल कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, घायल कर देते हैं और इसके बेटे को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। यानी इसके बेटे की हत्या कर देते हैं और शाइस्ता खां को क्या करते हैं, घायल कर देते हैं। जिस कारण जो हमारा औरंगजेब था वह क्या करता है, शाइस्ता खां से क्या करता है, नाराज हो जाता है और वह समझता है कि शाइस्ता खां की क्या हो जाती है, बेइज्जती हो गया। तो इसलिए उसने क्या किया, उसे सजा के तौर पर क्या किया, यहाँ पे दक्कन से कहाँ भेज दिया, बंगाल भेज दिया कि अब तुम जाओ बंगाल में क्या करो, गवर्नर बनो। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1660 में क्या हुआ, फिर से बता दे रहे हैं। अब सारा चीज तो हम लिखेंगे नहीं, बस आपको दिमाग में बैठाना है। हमने क्या कहा कि 1660 में औरंगजेब क्या करता है, हमारे दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को क्या करता है, हमारे छत्रपति शिवाजी के महाराज मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध क्या करता है, युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। तो हमने कहा कि युद्ध के शुरुआती दौर में क्या होता है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हें थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ता है मुगल सेना के सामने। लेकिन फिर होता क्या है कि यह जो आपका युद्ध था यह आपका क्या था, 1663 तक जारी था। फिर करते क्या हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, रात्रि को क्या करते हैं, यानी मध्य रात्रि को क्या करते हैं कि इस शाइस्ता खां पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जिस कारण यह शाइस्ता खां तो घायल हो जाता है और जो इसका पुत्र था वह मारा जाता है। तो फिर हमने क्या कहा कि औरंगजेब ने क्या समझ लिया, इसके मतलब इसका बेइज्जती समझ लिया। तो औरंगजेब क्या करता है कि अब इसे दक्कन से हटा के क्या करता है, सजा के तौर पर बंगाल का गवर्नर बना देता है। तो 1663 तक तो आपको ये कहानी समझ में आ गया। फिर 1600 अब हमारे 64 में क्या होता है, अब 1664 की कहानी पर आते हैं। तो आपके 1664 में क्या होता है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वह क्या करते हैं कि जो हमारे मुगलों का सूरत बंदरगाह था, सूरत बंदरगाह को क्या करते हैं, लूट लेते हैं। तो 1664 में छत्रपति शिवाजी सूरत बंदरगाह को लूट लेते हैं। सूरत बंदरगाह को लूट लेते हैं, को लूट लेते हैं। जो सूरत था आपका उस समय क्या था, मुगलों के लिए एक मुख्य बंदरगाह था। तो जब इन्होंने क्या किया कि जो हमारे मुगलों का जो मुख्य बंदरगाह था जो कि क्या था, आपका सूरत था। हम यहाँ पे आपको मैप पर क्या कर दे रहे, लोकेट कर दे रहे ताकि आपको लंबे समय तक क्या होगा, याद रहेगा। तो मान लीजिए हमारा कुछ, मान लीजिए हमने थोड़ा सा मैप तो ऐसा बना दिया, मान लीजिए सूरत कुछ यहाँ पे पड़ता है, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया कि सूरत है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे 1664 में जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने मुगलों के सूरत बंदरगाह को लूट लिया। इससे जो आपका औरंगजेब था और क्या हो गया, गुस्से में हो गया। इसने कहा अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हल्के में नहीं लेना है, अब इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब हमारा औरंगजेब क्या करता है, उसने अम्बेर के राजा जय सिंह को भेजा। कहाँ भेजा, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। छत्रपति शिवाजी के पास, ठीक है, बस इतना हम लिखते रहे। तो जो अम्बेर के राजा जय सिंह थे वह क्या करते हैं, आपके छत्रपति शिवाजी के पास जाते हैं। और यह फिर जब जाते हैं तो 1665 में एक संधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं पुरंदर की संधि। उस संधि को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो 1664 तक तो आपको कहानी समझ में आ गया। फिर आपके 1665 में क्या होता है, आपके 1665 में क्या होता है, पुरंदर की संधि होता है। पुरंदर की संधि। अब ये पुरंदर की संधि में क्या हुआ था अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपके पुरंदर का संधि था यह आपके किसके किसके बीच में हुआ था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और किसके बीच में हुआ था, हमारे अम्बेर के राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। तो ये जो आपका पुरंदर की संधि था,
छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी तथा तथा जय सिंह के बीच हुआ था। जय सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, बीच हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारा छत्रपति शिवाजी मतलब कि जो हमारा 1665 का जो संधि था, पुरंदर की संधि था, वह किसके किसके बीच में हुआ था? तो वह आपके छत्रपति शिवाजी तथा अम्बेर के राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। तो अब इस पुरंदर की संधि की महत्वपूर्ण बातें क्या हो गई, यानी इसका आउटकम्स क्या निकला, उसे हमें जानना है। और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पुरंदर की संधि से होता क्या है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने 35 किलो को क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो जीते गए 35 किलो में से 24 जो हमारे किला थे वह क्या करना पड़ा, मुगलों को देना पड़ा। तो इस संधि के दौरान यहाँ पे लिख लीजिए, इस संधि के तहत छत्रपति इस संधि के तहत क्या होता है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हें क्या करना पड़ता है, जीते गए 35 किलो में से क्या करना पड़ता है, जो 24 किला था वह मुगलों को देना पड़ता है। तो इस संधि के तहत जीते गए 35 किलो में से 35 किलो में से 24 किलो को 24 किलो को छत्रपति ने मुगलों को दे दिया। छत्रपति ने मुगलों को दे दिया, मुगलों को दे दिया। ठीक है, तो ये इतना बात आपको समझ में आ गया जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे कि हमारे पुरंदर की संधि जो होती है, जो कि 1665 में होती है, तो इसका निष्कर्ष यानी इसका आउटकम क्या निकलता है। तो हमने कहा कि जो पुरंदर की संधि था वो सबसे पहले तो किसके बीच हुआ था, तो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज तथा हमारे अम्बेर के राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। तो हमने कहा कि इसका अब हमारा आउटकम्स क्या निकलता है। तो होता क्या है कि इस संधि के तहत क्या होता है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो कि हमारे लगभग 35 किलो को क्या किया था, उन्होंने जीता था। तो जीते गए 35 किलो में से ये जो 24 किला है, यह क्या करना पड़ा, इन्हें मुगलों को देना पड़ा। तो बात समझ में आ गया। अब ये जो 35 और 24 का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा याद करना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब 1665 में पुरंदर की संधि हो गया, थोड़ा सा हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जान लिया। फिर होता क्या है कि फिर छत्रपति शिवाजी अपना राज्यभिषेक कराते हैं। फिर 1680 का समय आता है, फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, तो उनके मृत्यु के बाद अब कौन शासक बनेगा, तो उनका पुत्र जो उनके पुत्र होंगे वही क्या करेंगे, अब छत्रपति का पद संभालेंगे। तो उनके पुत्र कौन थे, यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे शाहजी भोसले के बाद कौन हमारे छत्रपति बनते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर हमारे अब कौन बनेंगे, तो आपके संभाजी महाराज बनेंगे। तो जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनके बारे में एक और बात हम बताते हैं कि यह एक जो युद्ध क्या करते थे, जब भी यह युद्ध करते थे तो एक तकनीक का युद्ध मतलब यूज किया करते थे, जिसे क्या कहते थे, गुरिल्ला पद्धति या छापा मार पद्धति कहते थे। तो इस गुरिल्ला पद्धति में क्या किया जाता था, या छापा मार पद्धति में क्या किया जाता था कि सामने से हम लोग अटैक नहीं करते थे, छिप छिप कर क्या करते थे, अपने दुश्मनों पर क्या करते थे, अटैक करते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरिल्ला पद्धति या छापा मार पद्धति, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा छत्रपति शिवाजी के महाराज गुरिल्ला पद्धति का यूज किसने किया, तो हमारे जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने यूज किया था। तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने संभाजी महाराज के पास आ जाते हैं कि जो हमारे संभाजी महाराज थे
चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, तो संभाजी महाराज। संभाजी महाराज, ठीक है। ये जो आपके संभाजी महाराज थे, इनका हम बोल सकते हैं कि शुरुआत से लेके अंतिम तक क्या होता है, अंग्रेजों के, सॉरी अंग्रेज नहीं, औरंगजेब के साथ में क्या होता है, स्पष्ट संघर्ष होता है और उसी संघर्ष में यह क्या करते हैं, मारे भी जाते हैं। तो ये जो आपके संभाजी महाराज थे, हमने बताया कि इनका स्पष्ट संघर्ष किसके साथ था, तो हमारे औरंगजेब के साथ था। तो होता क्या है कि यह जो औरंगजेब का एक विरोधी पुत्र था अकबर द्वितीय, यह अकबर द्वितीय को क्या करते हैं, अपने यहाँ पे शरण दे देते हैं, जिस कारण जो हमारा औरंगजेब था वह क्या करता है कि हमारे संभाजी महाराज तथा इनका जो छोटा सा पुत्र था साहू जी, उसको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। तो हमने क्या कहा कि यह इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के विरोधी पुत्र का नाम क्या था, तो अकबर द्वितीय। जो अकबर द्वितीय था वो हमेशा क्या करता था, औरंगजेब के विरुद्ध में कोई ना कोई अभियान चलाया करता था। तो ये कौन था, आपका अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय को इन्होंने क्या कर दिया, शरण दे दिया। यानी जब यह हुआ होगा कि कभी क्या होता है, बच बच के क्या हो जाता है, हमारे संभाजी महाराज के पास भागा भागा आता है, तो जो हमारे संभाजी महाराज थे इसे क्या करते हैं, शरण दे देते हैं। तो जब हमारे अकबर द्वितीय को ये क्या करते हैं, शरण देते हैं, तो जो आपका औरंगजेब था वह क्या हो जाता है, मतलब उसका जो इनके साथ में संघर्ष था और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी कारण क्या करता है कि जो हमारा औरंगजेब था, हमारे संभाजी महाराज तथा संभाजी महाराज का पुत्र कौन थे, दो पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम क्या था, देखो इनके पुत्र कौन थे, तो आपके राजा राम द्वितीय थे, राजा राम द्वितीय, और कौन थे आपके, साहू जी थे, ठीक है। तो जब हमारे औरंगजेब ने क्या किया, जब औरंगजेब को हम पता चला कि इन्होंने हमारे अकबर द्वितीय को क्या दिया है, शरण दिया है, तो वह क्या करते हैं, हमारे संभाजी महाराज तथा हमारे राजा राम द्वितीय को तो छोड़ देते हैं, और फिर हमारे जो छोटा सा इनका पुत्र था जिसका नाम क्या था, साहू जी, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करके औरंगजेब इन दोनों को अपने साथ में लेकर चला जाता है। तो जब संभाजी महाराज को अपने साथ में लेकर चला गया, तो अब हमारा छत्रपति कौन बन जाता है, तो आपका राजा राम क्या बन जाता है, आपका छत्रपति बन जाता है, यह छत्रपति बन जाता है। तो जो आपका राजा राम द्वितीय था, यह क्या था, आपका अल्पायु था, यानी कम उम्र का था। तो इसकी जो माँ थी जिसका नाम क्या था, ताराबाई, वह क्या बन जाती है, इसकी संरक्षिका बन जाती हैं। यानी छत्रपति तो राजा राम द्वितीय को उन्होंने बना दिया, लेकिन खुद क्या बन जाती है, संरक्षिका बन जाती है। तो माता ताराबाई खुद संरक्षिका बनती है, खुद संरक्षिका बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे की कहानी क्या होता है, तो फिर होता क्या है कि जब हमारे संभाजी महाराज और आपके साहू जी दोनों क्या थे, गिरफ्तार हुए थे। तो जब हमारे संभाजी महाराज को जब औरंगजेब गिरफ्तार करके ले जाता है, तो इन्हें क्या करता है, इस्लाम कबूल करवाने पर क्या करता है, मजबूर करता है कि आप क्या करो, हिंदू धर्म को त्यागो और आप क्या करो, इस्लाम कबूल करो। लेकिन इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन क्या करेंगे, इस्लाम को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। जिस कारण हमारा औरंगजेब क्या करता है, जो कि औरंगजेब था, इनकी हत्या कर देता है। लेकिन फिर भी यह क्या करते हैं, आपके इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। तो आपके संभाजी महाराज की तो क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। लेकिन अब उनका छोटा सा पुत्र जो कि साहू जी था, वो अभी भी क्या होता है, हमारे मुगल्स के पास में क्या रहता है, गिरफ्तार रहता है। लेकिन फिर होता क्या है कि 1707 में क्या होता है, आप सबको पता है कि 1707 में क्या होता है, हमारे औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, औरंगजेब की क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। तो जब 1707 में आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो जो हमारे साहू जी थे, जो कि क्या थे, मुगलों के पास क्या थे, कैद थे। तो मुगलों ने क्या किया, साहू जी को क्या कर दिया, छोड़ दिया और इनसे क्या बोला कि तुम जाओ और राजा राम द्वितीय से क्या करो, अपनी सत्ता मांगो। इन्होंने इनसे राजा राम द्वितीय से सत्ता तो मांगने के लिए कह दिया, लेकिन मुगलों ने साहू जी को न तो छत्रपति पद के रूप में माना, न ही इन्हें किसी भी तरह का क्या किया, सैन्य मदद किया। तो ये जो मुगलों का क्या था, एक षड्यंत्र था। वह क्या चाहते थे कि जो हमारे मराठा थे वह किसी ना किसी तरह से गृह युद्ध में क्या हो जाए, मतलब संलग्न हो जाए, जिस कारण क्या होगा कि हम लोग उन पर कब्जा कर लेंगे। तो लेकिन साहू जी क्या करते हैं, फिर इनकी मुलाकात एक बालाजी विश्वनाथ नाम के सेनापति से होता है। तो जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे वह क्या करते हैं, सेना को जुटाते हैं और सेना को लीड करते हैं, और वह राजा राम द्वितीय के विरुद्ध क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, और उनकी माता ताराबाई से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। फिर हमारे जो बालाजी विश्वनाथ थे वह क्या करते हैं, हमारे साहू जी को छत्रपति का पद दिलवाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए फिर हमारे जो साहू जी थे वो क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को क्या करते हैं, पीएम का पद दे देते हैं, और पीएम को पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेशवा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, होता क्या है कि संभाजी महाराज और हमारे साहू जी को गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने। फिर हमने क्या कहा कि संभाजी महाराज को तो औरंगजेब ने मार दिया। तो जब उसको मार दिया गया तो होता क्या है कि जो हमारा राजा राम द्वितीय था वह शासक बन जाता है, और फिर उसकी जो माता थी वह संरक्षिका बन जाती है। क्यों? क्योंकि यह क्या था, आपका अल्पायु था। फिर हमने कहा कि आपके 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब की मृत्यु जब भी जैसे होता है तो ये वो लोग क्या करते हैं, जो मुगल्स थे वह हमारे साहू जी को छोड़ देते हैं, और साहू जी को कहते जाओ तुम अपनी सत्ता मांगो, उससे वॉर करो। तो साहू जी को किसी भी तरह का सैन्य मदद तो इसने दिया नहीं था। फिर साहू जी की मुलाकात एक हमारे बालाजी विश्वनाथ नाम के व्यक्ति से होती है। फिर वह क्या करते, जो हमारे बालाजी विश्वनाथ थे वह पूरा सेना जुटाते हैं, और माता जो ताराबाई थी उनके विरुद्ध क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, और हमारे साहू जी को क्या करते हैं, छत्रपति का पद दिलवाते हैं। तो वहीं से आपके बालाजी विश्वनाथ से हम लोग क्या करते हैं, पेशवा का पद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वहीं से हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ेंगे कि पेशवा ने क्या क्या मराठा साम्राज्य के बारे में किया। तो अब आ जाइए, हम लोग पेशवा का पद पढ़ते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशवा का पद, तो हमारे जो पेशवा का पद आता है, तो हम लोग इसमें किस पेशवा का, मतलब ऐसे कौन कौन से जो फेमस पेशवा हो गए हैं उनके बारे में हम लोग बस नाम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पहले पेशवा थे जिनका नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ है, बालाजी विश्वनाथ। फिर हमारे बालाजी विश्वनाथ के बाद हमारा दूसरा पेशवा कौन आता है, तो बाजीराव प्रथम आते हैं, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद हमारे जो फेमस पेशवा आते हैं उनका नाम क्या था, बालाजी बाजीराव। उनका नाम क्या था, बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो अब जो हमारे बालाजी बाजीराव थे ये भी थोड़ा फेमस थे। इन्हीं के समय हमें हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, वो सारी चीजें जानेंगे। तो जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे यह कब से कब तक रहते हैं, तो आपके 1713 से आपके 1720 तक रहते हैं। अब इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पेशवा का पद था, तो पेशवा के पद में हमने क्या कहा, तीन फेमस पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। तो जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने क्या किया था, हमारे साहू जी को छत्रपति पद को यानी छत्रपति बनाने में क्या किया था, मदद किया था। इसलिए जो हमारे साहू जी थे वह क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को पीएम का पद दे देते हैं, और पीएम के पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेशवा कहते हैं। तो पेशवा का पद पहले भी हुआ करता था लेकिन ज्यादा फेमस नहीं हुआ करता था, इसलिए उनकी चर्चा नहीं है। लेकिन जब हमारे बालाजी विश्वनाथ क्या होते, पेशवा बनते हैं, तो यहाँ से पेशवा का पद क्या हो जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फेमस भी हो जाता है। तो ये जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे इनको हमारे जो साहू जी थे 1717 में क्या किया इन्होंने, 1717 में आपके साहू जी ने क्या किया, साहू जी ने अपना प्रतिनिधि
बनाकर यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इन्होंने क्या किया, मुगल दरबार में भेजा। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। किस लिए? तो अपने छत्रपति पद को मान्यता दिलवाने के लिए। तो जो हमारे साहू जी थे वह 1717 में कहा जाते हैं, मुगल दरबार में। उस समय राजा कौन था? तो फर्रुखशियर था। फर्रुखशियर क्या करता है? छत्रपति पद को मान्यता दे देता है, यानी जो हमारे साहू जी थे उनको छत्रपति मतलब उनको बना देता है कि हाँ आप छत्रपति है। ठीक है, तो अब आपके बालाजी विश्वनाथ ने पहला काम किया मतलब पेशवा बनने के बाद कौन सा काम किया? ऐसे तो बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो पहला काम क्या किया कि ये 1717 में हमारे जो साहू जी का प्रतिनिधि बन के कहाँ जाते हैं? तो मुगल दरबार फर्रुखशियर के पास जाते हैं और फर्रुखशियर से क्या कहते हैं कि साहू जी को छत्रपति का क्या कीजिए, आप मान्यता दे दीजिए। और फर्रुखशियर ने क्या किया? 1717 में हमारे छत्रपति पद की मान्यता दे दिया और फिर इनकी 1720 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो हमें बहुत फेमस जो हमारे पेशवा रहे हैं बाजीराव प्रथम, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है और ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज अब हम लोग बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम, ये जो आपके बाजीराव प्रथम थे ये बहुत ही महान पेशवा थे और महान के साथ ही क्या थे? बहुत ही ज्यादा क्या थे? लड़ाकू पेशवा थे। और ये जो आपके बाजीराव प्रथम पेशवा थे, अगर गुरिल्ला पद्धति का सबसे ज्यादा छत्रपति के बाद किसी ने यूज किया है तो वह हमारे बाजीराव प्रथम थे। और यह इन्होंने क्या कहा? हमारे बाजीराव प्रथम ने क्या कहा आपके साहू जी से? इन्होंने कहा, एक कहावत इन्होंने कहा है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इन्होंने कहा, किससे कहा? तो हमारे साहू जी से कहते हैं कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करते शाखाएं तो क्या हो जाएंगी? स्वयं गिर जाएगी। तो मतलब पुराने वृक्ष के जड़ों का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कहा कि ये जो हमारे यहाँ पे जो आपका मुगल साम्राज्य है, हम लोग क्या करते हैं कि मुगल साम्राज्य पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं और जो छोटे छोटे जितने भी हमारी शाखाएं हैं वह तो क्या हो जाएंगी? स्वयं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो इनके कहने का यही मतलब था कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। तो हमारे साहू जी ने कहा कि एकदम जरूर होगा। आप एक क्या है मतलब कि एक क्या है कि जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे एक योग्य थे, आप योग्य क्या थे? पिता के पुत्र है, यानी योग्य पिता के क्या है? पुत्र है। तो आपके मदद से क्या होगा कि जो आपका मराठा साम्राज्य है वह क्या होगा? आपके अटक से लेकर कटक तक क्या होगा? फहराएगा। अटक से लेकर कटक तक का मतलब क्या होता है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा इंडिया हो गया, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे बाजीराव प्रथम थे इन्होंने क्या कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, जो शाखाएं हैं वह तो स्वयं गिर जाएंगी। तो साहू जी ने कहा कि एकदम जरूर होगा। आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र है, तो आपके सहायता से क्या होगा कि जो आपका मराठा साम्राज्य है वह आपके कटक से लेके, यानी कटक कहाँ है? तो आपके उड़ीसा में है। कटक से लेके आपके अटक तक क्या होगा? एकदम फैल जाएगा। अटक कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एकदम जरूर होगा आपके सहायता से, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे मराठा साम्राज्य को कटक से लेके अटक तक चले जाएंगे। तो इनका बस यही सपना था कि हम लोग क्या करें? कटक से लेके अटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो अब यह साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तो इन्होंने कह दिया, तो अब यह करेंगे का? तो क्या करेंगे अब उसे देखते हैं। तो ये करते क्या है? जो हमारे बाजीराव प्रथम थे यह 1737 में क्या करते हैं, यानी 1737 में क्या करते हैं? 1737 में यह क्या करते? मात्र 500 घुड़सवार लेके वह क्या करते हैं कि जो हमारा मुगल शासक था मोहम्मद शाह पर क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं और मोहम्मद शाह को क्या करते हैं? पराजित करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम 5 लाख मुझे क्या करोगे? सालाना हर्जाना दोगे और हम क्या करेंगे? विदेशी आक्रमण के समय तुम्हें क्या करेंगे? मदद पहुंचाएंगे। तो आपको पता चल गया कि जब इन्होंने कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करते हैं, यानी मुगल साम्राज्य, तो इन्होंने 1737 में तो मुगल साम्राज्य पर अटैक किया। उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था और इन्होंने मोहम्मद शाह को पराजित किया और उनसे हर एक साल मतलब सालाना 5 लाख हर्जाना लिया करते थे और इन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमण के समय हम क्या करेंगे? तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हमारे 1739 में
यानी आपके 1739 में क्या करता है कि जो हमारे ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला जो हमारा नादिर शाह था, वह आपके मोहम्मद शाह पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो जो हमारे बाजीराव प्रथम थे वह क्या थे, मदद के लिए नहीं जाते हैं। तो इन्होंने कह तो दिया कि 5 लाख तुम्हें तुम्हें क्या करना है, मुझे साल में देना है, और क्या हम करेंगे इसके बदले में, तुम्हें विदेशी आक्रमण के समय तुम्हें मदद करेंगे। लेकिन जब होता क्या है कि 1739 में मोहम्मद शाह पर आक्रमण होता है, किसका, नादिर शाह का, तो वह मदद नहीं करने जाते हैं। तो ये बात हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो हमारे आपके अवध, सॉरी आपके अवध नहीं, जो आपके हैदराबाद के राजा थे, उनसे भी क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, और उनसे भी इनका एक टैक्स हुआ करता था, जिसे हम लोग चौथ और सरदेश मुखी कहते हैं। वह टैक्स ये लोग गैर मराठा क्षेत्र से लिया करते थे। तो उसी टैक्स को उन्होंने क्या किया कि आपको भी देना है, किससे, तो हमारे हैदराबाद के राजा से और अवध के राजा से। तो ये क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार, मतलब विस्तार करना चाहते थे और करते भी हैं। तो बाजीराव प्रथम के समय ये सारी बातें होता है। और फिर आपके बाजीराव प्रथम के समय ही क्या होता है कि जो हमारे साहू जी थे, वह आपके मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांट देते हैं। 5 परिसंघों में बांटने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पहले क्या हुआ करता था कि हमारा इतना मराठा साम्राज्य हुआ करता था, मान लीजिए हमारा इतना मराठा साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन जब हमारे साहू जी क्या करते हैं कि जब आपके बाजीराव प्रथम आते हैं, तो बाजीराव प्रथम के मतलब समय ही क्या करते हैं हमारे साहू जी, इस मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांट देते हैं। जिसमें से जो बड़ौदा था, बड़ौदा किसे दे देते हैं, तो गायकवाड़ को दे देते हैं। और जो आपका ग्वालियर था, ग्वालियर सिंधिया को दे देते हैं। और जो आपका इंदौर था, इंदौर होलकर को दे देते हैं। और जो आपका पूना था, पूना पेशवा को दे देते हैं। और जो आपका नागपुर था, नागपुर किसे दे देते हैं, भोसले को दे देते हैं। यह जो हमने बताया ये सारे शासकों का नाम है, ठीक है। और ये सारे मिलकर क्या करते थे, हमारे मराठा साम्राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पूना किसे मिला, तो पेशवा को मिला। बड़ौदा किसे मिला, गायकवाड़ को मिला। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपका गायक, जो बड़ौदा था, जो आपका बड़ौदा था वह किससे मिला था, गायकवाड़ को मिला था। और जो आपका ग्वालियर था, ग्वालियर किसे मिला था, ग्वालियर सिंधिया को मिला था। ये सारे हम क्या लिख रहे हैं, शासकों का नाम लिख रहे हैं कि ग्वालियर किसे मिला, सिंधिया को मिला। फिर इंदौर किसे मिला, तो इंदौर होलकर को मिला। इंदौर, आपका जो इंदौर था, इंदौर आपके होलकर को मिला। फिर आपका क्या बच जाता है, नागपुर बच जाता है। नागपुर, नागपुर किसे मिलता है, तो नागपुर हमारे भोसले को मिलता है, भोसले को मिलता है। फिर हमारा कौन बच जाता है, आपका पूना बच जाता है। तो पूना किसे मिलता है, तो पूना पेशवा को मिलता है, पेशवा को मिलता है। ये पांचों मिलकर क्या करने लगे, अब आपके मराठा साम्राज्य का निर्माण करने लगे। तो कभी कभी होता क्या था कि मान लीजिए मराठा साम्राज्य क्या करते हैं, किसी से युद्ध करते थे। तो इस युद्ध में क्या होता था कि मान लीजिए गायकवाड़ जा रहे हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ जा रहे हैं, लेकिन जो आपके इंदौर के होलकर है वह मना कर देते थे कि हम इनके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब ऐसा होने लगा था, जिस कारण क्या होता है कि जो आपका मराठा साम्राज्य था वह कमजोर बनने की स्थिति में जाने लगा था, जब मराठा साम्राज्य को हम लोग 5 परिसंघों में बांट देते हैं। यह कब बांटा गया था, तो बाजीराव प्रथम के समय ही साहू जी ने मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांट दिया। तो ये हमने बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारे जो लास्ट, जो कि हमारे फेमस पेशवा है, लास्ट तो नहीं है, जो फेमस है उनका हम नाम बता रहे हैं। तो आपके कौन थे, बालाजी, बालाजी बाजीराव थे, बाजी राव थे। तो जो आपके बालाजी बाजीराव थे, इनके समय में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो इनके समय क्या होता है, आपके पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। यह किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली
अब्दाली प्लस मराठा, मराठा लिख देते हैं। मराठा से आपको पता चल जाएगा कौन थे, बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, मराठा, मराठा। ये जो आपके पानीपत का तृतीय युद्ध था, इसमें हमारे बालाजी बाजीराव यानी मराठा साम्राज्य क्या हो जाता है, हार जाता है। और यहीं से क्या हो जाता है, आपके मराठा साम्राज्य का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा आपका जो मराठा साम्राज्य था उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी और जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने दे दिया। अब हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्या जानेंगे कि जो आपका मराठा युद्ध हुआ था उसको हम एक बार लिख देते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, उसका ईस्वी एक बार लिख दे रहे हैं, फिर आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध वह कब हुआ था, तो आपके 1775 से लेके आपके 1782 तक लड़ा गया था। ठीक है, और जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, आपका यहाँ पे सेकंड लिखते रहे। ठीक है, और यही बातें होगी। तो वह कब से कब लड़ा गया था, तो आपके 1803 से लेके आपके 1806 तक लड़ा गया था। और जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वह कब से कब तक लड़ा गया था, यहाँ पे थर्ड आंग्ल मराठा वॉर, तो वह आपके 1817 से लेके आपके 1818 तक लड़ा गया था। अब ये क्यों लड़ा गया था, इसका परिणाम क्या निकला वो बाद में जानेंगे। अभी आपका एग्जाम है तो ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीजें है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम में कि जो हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो उस संधि का नाम लिख लेते हैं। तो जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था यह सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था, सालाबाई की संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है यह आपके वशीन के संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, वशीन की संधि हुआ था। और जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था यह आपके पुणे की संधि के तहत क्या हुआ, समाप्त हुआ, पुणे की संधि के तहत क्या हुआ, समाप्त हुआ। और जब पुणे की संधि के तहत समाप्त होता है तो यहीं से हमारा जो मराठा साम्राज्य था वह भी क्या हो जाता है, आपका समाप्त ही हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपके तीन जो आंग्ल मराठा युद्ध थे जो कि फेमस थे उसके बारे में हमने बता दिया, और बता दिया कि किस संधि के तहत ये समाप्त होते हैं, वो सारी चीजें हमने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे, और फिर हमारा जो अगला जो रीजनल स्टेट होगा वह क्या होगा, मैसूर होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।